जनाब जावेद चौधरी साहब अपने कालम एक एक इंतज़ार की मौत में लिखते हैं। कमरे में उदासी बाव की तरह फैली थी। इस दीवार से इस दीवार तक और फर्श से लेकर छत तक उदासी ही उदासी थी। खुशी में खुशबू और गम में बो होती है। आप खुश हैं तो आपके दाएं बाएं आगे पीछे खुशबू हलकोरे लेगी और आपको देखने आपको मिलने वाले लोग इस खुशबू से मस्त हो जाएंगे, और जब गम आएगा तो आपके वजूद से हल्की हल्की बो निकलेगी और ये आहिस्ता आहिस्ता आपके पूरे माहौल को आलूदा कर देगी, और ये अलविदगी आपके अर्द गिर्द मौजूद चीज़ों की हैत, रंग और रोशनी पर असरअंदाज होगी। आपकी रोशनियाँ मदहम हो जाएंगी, आपके रंगों का रंग उड़ जाएगा और आपकी चीज़ों की शीप खराब होने लगेगी। मैं उसके कमरे में दाखिल हुआ तो वहाँ उदासी की बो फैली थी, और वो इस बदबू में लाश बनकर इजी चेयर पर बैठा था। चेयर आहिस्ता आहिस्ता आगे पीछे हो रही थी। इसकी रूसी बली इसके कदमों में बैठकर इसको हैरत से देख रही थी, और उसकी घड़ी मुआफ़ कीजिएगा वाल क्लाक की टुक टुक माहौल को मज़ीद उदास, मज़ीद दुखी बना रही थी। हमारी जज्बाती कैफियत को सबसे पहले हमारे पालतू जानवर पहचानते हैं। आप खुश हैं तो आपको इस खुशी की झलक सबसे पहले आपके कुत्ते, आपकी बली, आपके तोते और आपके घोड़े की आंखों में मिलेगी। और आप दुखी, उदास अफसरदा हैं तो आपके पालतू जानवरों की गर्दनें फौरन लटक जाएंगी और उनकी आंखों में हैरत और उदासी मौजें मारने लगेगी। उसकी वजह जज्बात हैं। हमारा अपने पालतू जानवरों के साथ जज्बात का ताल्लुक होता है, चुनांचे ये जानवर हमारे जज्बात में आने वाली हर तब्दीली भांप लेते हैं। अब किसी भी शख्स से मुलाकात से कबल चंद लम्हों के लिए उसके पालतू जानवरों के पास रुक जाएं। वो आपको अपने मालिक की जज्बाती कैफियत से आगाह कर देंगे। हमारी उदासी और हमारे दुख का वाल कलाक के साथ भी गहरा ताल्लुक होता है। हम जिंदगी के आम दिनों में वाल कलाक की टुक टुक पर तवज्जो नहीं देते, लेकिन जो ही हम पर गम उतरता है हमें टुक टुक की आवाज़ें घेर लेती हैं, और ये आवाज़ें आहिस्ता आहिस्ता माहौल में मौजूद आवाज़ों पर हावी आ जाती हैं। घड़ी की टुक टुक और उदासी का आपस में कितना गहरा ताल्लुक है, आप इसका अंदाज़न फिल्मों से लगा लीजिए। दुनिया की तमाम फिल्मों में जब किरदार उदास दुखी होते हैं तो फिल्म मेकर्स घड़ी की टुक टुक सुनाते हैं, और कमरे में भी घड़ी की टुक टुक तमाम आवाज़ों पर भारी थी। मैं कमरे में दाखिल हुआ, कुर्सी खींची और चुपचाप इसके सामने बैठ गया। हम बड़ी देर तक उदासी की बो और वाल क्लाक की टुक टुक में चुपचाप बैठे रहे। इसकी रूसी बली कभी इसकी तरफ देखती थी और कभी मेरे पांव चाटने की कोशिश करती थी, और मैं हैरत से कभी दाएं देखता था और कभी बाएं। ये शख्स मेरा दोस्त था। ये मुल्क का नामवर तख्लीक़कार था। उसकी नज़में, इसके अफसाने, इसके कालम और उसके ड्रामे मुल्क के लाखों लोगों की ज़हनी ग़िज़ा थे। ये जज्बों को लफ्ज़ देने का माहिर था। लोगों की ज़ुबानें जब बात करते करते थक जाती थीं तो इसके फ़िक्रे, इसकी तहरीर आगे बढ़कर उसके इब्लाग की उंगली पकड़ लेती थी। ये इंसान के छोटे जज्बों और गूंगे एहसासात का तर्जुमान था। ये इंसान के टूटते इरादों की खामोशी तक महसूस कर लेता था। उन्हें बाद अज़ां आवाज़ दे देता था, लेकिन फिर ये खामोश हो गया। इसकी नज़में, इसके अफसाने, इसके ड्रामे और उसकी हिदायतकारी चुप हो गई, और ये घर के एक कमरे तक महसूर होकर रह गया। डॉक्टर आते रहे, डॉक्टर जाते रहे, दवाएं आती रहीं और खर्च होती रहीं। बीवी बच्चे अपना अपना जोर लगाकर थक गए, लेकिन इसकी उदासी, इसकी चुप की बर्फ न पिघली, यहाँ तक कि इसकी बीवी ने मुझे फ़ोन किया और मैं उसके कमरे में उतरने पर मजबूर हो गया। वो कमरा कमरा नहीं था, वो जिंदा इंसान की जिंदा कब्र थी, और वो इस कब्र के एक कोने में इजी चेयर पर पड़ा था। हम बड़ी देर तक चुप बैठे रहे, यहाँ तक कि इसने बोलना शुरू कर दिया। इंसान की मौजूदगी दुनिया की सबसे बड़ी दवा होती है। इंसान जब बीमार के सरहाने बैठ जाता है तो बीमार का हाल अच्छा होने लगता है। यही वजह है दुनिया के तमाम मज़ाहिब ने इयादत का हुक्म दे रखा है। अब किसी चुप मरीज़ के पास बैठ जाएं, वो चंद लम्हे बाद बोलना शुरू कर देगा, और उसने भी यही किया, मगर उसकी आवाज़ सदियों पुरानी गार से आ रही थी। मुझे इस आवाज़ में बंद गार की फफूंदी की बो तक महसूस हो रही थी। वो बोला, मैंने 20 साल इंतज़ार किया। ये इंतज़ार रोज़ दरवाज़े की दस्तक बनकर मेरा किवाड़ बजाता था। मैं हर डोर बेल को, अपने कमरे के दरवाजे पर होने वाली हर दस्तक को, अपने फ़ोन के हर SMS और हर नग को इसकी आवाज़ समझता था, और पूरे इश्तियाक, पूरी लगन से दरवाज़ा खोलता था। मैं हर SMS को बेताबी से पढ़ता था और हर फ़ोन को इसका फ़ोन समझकर उठाता था। मैं हर आहट को इसके कदमों की आवाज़ और हर हेलो को इसका हेलो समझता था। मुझे हर पीला दोपट्टा इसका दोपट्टा, हर गुलाबी स्वेटर इसका स्वेटर, हर आसिता आसिता फैलने वाली खुशबू इसकी खुशबू, और हर दूसरा
तीसरा चेहरा इसका चेहरा लगता था। मैं काफ़ी के हर कप में उसकी उंगलियों की मिठास तलाश करता था और चनार के हर गिरते पत्ते को इसके पाँव की चाप समझकर चौंक उठता था। मुझे फायरप्लेस की हर चटखती चिंगारी इसकी सरगोशी महसूस होती थी। मुझे पहाड़ों पर गिरती हुई बर्फ में इसके सांसों की गर्मी महसूस होती थी। मैं ट्रेन की सीटी और छक छक में इसे महसूस करता था। मैं एयरपोर्ट्स पर, जहाज़ के अंदर मौजूद मुसाफिरों में, ड्यूटी फ्री शॉप्स पर और ट्रांजिट हाउस के रेस्तोरानों में इसे तलाश करता था। मुझे ख़तों के अंबार में दबे किसी ऐसे ख़त का इंतज़ार था जो खुले और खुलते ही इसकी आमद का पैगाम दे दे। मैं गेंदे के फूलों के मौसम में इसे तलाश करता था और गुलाब की झाड़ियों के करीब बैठकर उसकी बातें, इसके कहकहे याद करता था। मुझे दीवसाई की झीलों में इसके पाँव का अक्स नज़र आता था और मैं हर साल उसकी याद मनाने के लिए शगर, शंग्रीला, पेरिस और कैप्री जाता था और घंटों झीलों, दराओहे और आबशार के पास बैठा रहता था। मैंने इसकी पसंद की एक एक फिल्म सैकड़ों बार देखी और उसकी पसंद के गीत हज़ारों बार सुने। मेरा दिल कहता था कोई एक दिन उसे वापस लेकर आएगा और उसकी वापसी मेरी जिंदगी के टूटे हुए धागे पर दोबारा गिरा लगा देगी। जिंदगी का पिल दोबारा बन जाएगा और मेरे जज्बे इस पिल पर छोटे बच्चों की तरह छलांगे लगाएंगे। वो रुका, लंबी सांस ली और दोबारा गोया हुआ। मैं 20 साल तक इसका इंतज़ार करता रहा। ये इंतज़ार जुनून बन गया और मुझे इस जुनून में टीवी के हर इश्तिहार में वही नज़र आती थी। इंतज़ार तख्लीक की खाद होता है। यह तख्लीककारों की तख्लीक की खेतियाँ लहलहाता है। मेरी तख्लीक भी इसके इंतज़ार की दीन थी। मेरा इंतज़ार मेरी कल तख्लीक था। मैंने इस इंतज़ार की उंगली पकड़कर सैकड़ों नज़में, दर्जनों अफसाने, बीसियों ड्रामे लिखे। ये इंतज़ार मेरी गुफ्तगू की गहराई भी था। ये मेरी ज़ात, मेरी शख्सियत की कल इमारत भी। मैं सर से पीर तक और काम से आराम तक इंतज़ार था और इस इंतज़ार ने मुझे एयरपोर्ट की आमदोरफ्त का बोर्ड, ट्रेन आने से पहले की बेचैनी और चाय की पतीली में उबाल जैसी अफरा तफरी बना दिया था। मेरे कान, मेरी आंखें, मेरा लम्स और मेरे जायके सब इंतज़ार में ढल चुके थे। लेकिन फिर अचानक इसने एक लंबी और ठंडी सांस भरी। लेकिन फिर पिछले महीने इंतज़ार ख़त्म हो गया। मेरी डोरबेल बजी, मेरे दरवाजे पर दस्तक हुई और वो मेरे दरवाजे पर खड़ी थी, मैं जिसका 20 साल से इंतज़ार कर रहा था। मेरे दरवाजे पर खड़ी औरत सिर्फ औरत नहीं थी, वो मेरे इंतज़ार की नाश थी। ब्राउन बाल सफ़ेद हो चुके थे, इसके मोतियों जैसे दांतों पर वक्त की बदबूदार पीलाहट उतर चुकी थी। इसकी गर्दन की जल्द लटक रही थी, चेहरे की सुर्खी बीमार जर्दी में ढल चुकी थी, चाल में वाज़े लड़खड़ाहट थी। इसकी बातों के रब्त को ख़त्म हुए जैसे सदियां गुजर चुकी थी। वो बात करते करते बात का सरा खो बैठती थी और फिर कई मिनट तक लफ्ज़ों के काट कबाड़ से पिछली बात का सरा तलाश करती रहती थी। ज़ात की खुशबू और रंग दोनों उड़ चुके थे। वो ट्रेन के बादा स्टेशन का सन्नाटा बन चुकी थी और मैं अपनी पूरी ज़िंदगी को जिसकी अमानत समझता रहा था वो मुझसे सिर्फ 40,000 रुपये मांगने आई थी। उसने बच्चे की फ़ीस अदा करना थी और उसके इस मुतालबे के साथ ही मेरा इंतज़ार ख़त्म हो गया और इस इंतज़ार के साथ ही मेरी तख्लीक़ात की रूह भी मर गई। मैं शायर से दिवालिया पंसारी बन गया। उसने लंबी आह भरी और फूट फूट कर रोने लगा। उसकी बली ने अंगड़ाई ली, गर्दन ऊपर उठाई और लंबी कराहट भरी। मैंने जिंदगी में पहली बार किसी बली को इंसान की तरह करलाते देखा था।